नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप यह सोचते होंगे कि हमारा देश भी अमेरिका, जापान या फिर चाइना की तरह तरक्की क्यों नहीं कर पाया अभी तक। तो दरअसल इसका कारण है इस देश की राजनीति, और उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ ने इस देश को खोखला बनाया है वह है तुष्टीकरण की राजनीति। दोस्तों, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कितनी ज़्यादा होती है यह मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अक्सर यह तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष का आखिरी हथियार बचता है। जब उसके पास बीजेपी को या फिर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई सटीक वजह नहीं मिलती विरोध करने की, तो तब यह पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती हैं। यह पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी मशगूल हैं कि आप देश में चुनाव करवा लो तो यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने लगेंगे। देश में कोई विकास कार्य कर दो तब भी यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने लगेंगे। हिंदुओं के हित में कोई कार्य कर दो तो भी यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। और अब यही पार्टी के लोग इसी तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर लक्षद्वीप के अंदर होने वाले परिवर्तन, जो कि विकास के लिए ज़रूरी है, उसके ऊपर रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में आजकल राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस, लेफ्ट और एनसीपी का आरोप है कि बीफ बैन और गुंडा एक्ट को लागू कर मोदी सरकार इस शांत पड़े मुस्लिम बाहुल्य द्वीप समूह में अपना कम्युनल एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। इससे उलट मोदी सरकार के प्रतिनिधि और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि इस पिछड़े हुए प्रदेश में उनका इरादा विकास की गंगा बहाने का है, जिसमें नाकाम रही है वो तमाम पार्टियां जो आज़ादी के बाद से यहाँ की सियासत पर हावी रही हैं और अल्पसंख्यक कार्ड खेलने के बावजूद यहाँ का विकास नहीं कर पाई हैं। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में केरल के राजनेताओं द्वारा समर्थित कुछ इस्लामिकों ने नए सुधारों में बाधा डालने के लिए लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और उनके प्रशासन के खिलाफ एक प्रचार युद्ध छेड़ दिया है। ऑर्गेनाइजर की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिकों ने पटेल पर लक्षद्वीप के इस्लामिक चरित्र को कमज़ोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप के अंदर मुसलमानों की संख्या 36% है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के नए फैसलों पर इस केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की नाराज़गी उफान पर है। यहाँ पुलिस और प्रशासन को अधिक अधिकार देने वाले कानूनों, मिड डे मील में नॉन-वेज बंद करने और सरकारी कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रपति से प्रशासक की शिकायत की है। वहीं सोशल मीडिया पर शुरू हुआ लक्षद्वीप बचाओ अभियान ट्रेंड कर रहा है। प्रफुल्ल पटेल सिर्फ लक्षद्वीप ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव और दादरा नागर हवेली के भी प्रशासक हैं। पीएम मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के 2 साल बाद ही अगस्त 2016 में प्रफुल्ल पटेल को दमन-दीव का प्रशासक बनाया था और उसके बाद जनवरी 2020 में दादरा व नागर हवेली की भी जिम्मेदारी दे दी थी और दिसंबर 2020 से प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। पीएम मोदी को उनकी काबिलियत पर भरोसा है, इसलिए एक के बाद एक 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जिम्मा उन्हें दिया गया है। प्रशासक के तौर पर मोदी के इसी भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप की तस्वीर भी बदलने की कोशिश शुरू की है। जहां आज़ादी के 7 दशक बाद भी गरीबी और पिछड़ापन है, विकास की रफ्तार धीमी है, लेकिन अपने एजेंडे पर प्रफुल्ल पटेल आगे बढ़े। उससे पहले ही उन पर संघ परिवार का कम्युनल एजेंडा लक्षद्वीप में थोपने का आरोप चस्पा कर दिया गया है। उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और इसी बहाने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस विरोध में कौन सी राजनीतिक पार्टी शामिल हैं, उससे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यह कानून कहते क्या हैं और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं में शराब और नशीली दवाओं की लत बढ़ रही है। दिसंबर 2020 में जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद प्रफुल्ल पटेल ने बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए पूरे लक्षद्वीप में 18 छापे मारे थे। इसके अतिरिक्त शराब और नशीली दवाओं की तस्करी और वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए लक्षद्वीप में गुंडा एक्ट लगाया गया था। नए प्रशासन की जिन नीतियों का विरोध किया जा रहा है उनमें 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकना एक नियम जो पहले से ही कई राज्यों में लागू है। तट के किनारे अवैध भंडारण सुविधाओं को हटाने और अधिकारियों से उचित अनुमति के बिना व्यक्तियों को अपनी नावों को पट्टे पर या किराए पर देने के खिलाफ नाव मालिकों के लिए जारी सख्त आदेश शामिल हैं। अब ऐसे में इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इस द्वीप की आधी से ज़्यादा जनसंख्या में मुस्लिम रहते हैं
और अगर 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा तो लगभग सभी उम्मीदवारों का काम चौपट हो जाएगा और इसलिए उसका विरोध भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब समय की ज़रूरत बन चुकी है कि देश के अंदर जनसंख्या कानून लाया जाए और उसी के साथ लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा ने वहां पर पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादन बैन करने का आदेश दिया है, जो कि वैसे तो एक बहुत ही सराहनीय फैसला है, लेकिन कांग्रेसी और वामपंथी इससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। वहीं आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी असम के अंदर गौ तस्करी के ऊपर कानून लाने की बात कही है। पटेल कथित तौर पर लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य इसकी पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। और अब जब देश हित के अंदर कोई कार्यवाही हो रही है, उसके ऊपर विपक्षी लेफ्टिस्ट और हमारी प्यारी कांग्रेस उन कामों में अपना हाथ न अड़ाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पड़ोसी राज्य केरल के विपक्षी दलों मुस्लिम लीग, सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल, पड़ोसी राज्य केरल के टीएन प्रतापन, एलामारन करीम और मोहम्मद बशीर ने केंद्र से अपील की है कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को वापस बुलाएं। दरअसल लक्षद्वीप से ज़्यादा भूचाल इस समय केरल में आया हुआ है। केरल की राजनीति में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन लक्षद्वीप के मामले में एक साथ, क्योंकि उन दोनों के साझा निशाने पर है बीजेपी। लक्षद्वीप के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर यहाँ के प्रशासक की भूमिका निभाने वाले प्रफुल्ल पटेल निशाने पर हैं। प्रफुल्ल पटेल पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी भी हैं। 2010 में वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री बने थे और इसलिए यह राजनीतिक पार्टियां अब किसी भी तरह से सिर्फ मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं। पहले टूल किट प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन शपथ ली थी, ठीक उसी दिन किसानों द्वारा काला दिवस विरोध प्रदर्शन रखना कहीं ना कहीं मोदी की छवि को देश में दूषित करने का प्रयास है, जिससे यह लोग होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर विजय पा सकें और बीजेपी को वापस से विपक्ष में भेज सकें। इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया का भी इन लोगों ने बखूबी प्रयोग किया है और वापस से इस मामले को भी तेजी देने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग लगातार जारी है। कई सोशल मीडिया हैंडल पटेल की सुधार नीतियों का विरोध करते हुए उनके प्रशासन को फांसीवादी बताते हुए नजर आए हैं। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी विरोधी दुष्प्रचार करने वाले सामान्य संदिग्धों को भी पटेल के खिलाफ हैशटैग का प्रचार करते देखा जा रहा है। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।